अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चायवाला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए हैं, सामने मेरे हिजर और ताहा। दीज आर द को फाउंडर्स, भाई भी हैं, रन क्या करते हैं बर्गर लैब। ठीक है, बर्गर लैब की आज तारीफ़ ये है कि दे हैव दीज वेरी यूनिक बर्गर्स जो इतने इतने बड़े भी हो जाते हैं। क्वाड स्टैक डबल आपने सुना होगा, ये उसका बाप है। एंड दे हैव 27 ब्रांचेस। दुरुस्त है, 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो 280 का भी प्लान तय हो जाएगा इंशाल्लाह। सो मैं आज क्या करूँगा, इनसे सवाल पूछूंगा, कितना अर्सा हो गया, फंडिंग कैसे ली, कैसे शुरू किया, प्रॉब्लम्स क्या हुई, वाई कम इन टू दिस सच कॉम्पिटिटिव मार्केट। बड़े दलेर बंदे हो, राइट? ये तो अर्थरुल वैसे कैरेक्टर नहीं लग रहे है ना? दलेर कितने हो कि यू एंटर्ड अ मार्केट जो इतनी बिजी थी, इतनी कॉम्पिटिटिव थी। जिगरा चाहिए होता है ना, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंट इन योर प्रोडक्ट कि यार मेरा प्रोडक्ट मैकडॉनल्ड से बेहतर है, हार्डी से बेहतर है, वो सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो वो पूछेंगे। मैंने कम से कम 10 लेसन इन दोनों से सीखने हैं, जो इन्होंने वो क्या कहते हैं सीखे, ताकि आप लोग ना क्या कहते हैं मार खाओ। एंड इनके प्लान मैंने सुनने हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इनके SOPs कैसे हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेज है यार, एक से दूसरा खोलना कितनी मुश्किल होता है। सो आई वांट ऑब्वियसली, मैं चाह रहा हूँ सबके चेन्स हूँ, तो दैट्स द थिंग जो आप आज लर्न करोगे। जनाब, पहला सवाल ऑब्वियसली आपने सुन लिया, वाई डिड, ये पहले अपनी थोड़ी और तारीफ करते हैं। बैकग्राउंड्स, कितना अर्सा हो गया आपको चले हुए? 8 साल 8 साल हो गया। पहली ब्रांच कितने की खुली थी? 26 लाख। 26 लाख। हाउ डिड यू फाइंड द फंडिंग? वालिद साहब से लिए थे, कुछ एक पार्टनर ऐड किया था और इस तरह जमा कर लिए थे। साइलेंट पार्टनर? साइलेंट वो अब भी हैं कि चले गए? वो हैं, अब फाइनेंस देखते हैं, finance लीगल देखते हैं। ठीक। 33 साल? 33 एंड 36 साल, राइट। सो यू कैन इमेजिन यू बोथ वर रफली, आप तो 20 में थे, 25. आप बच्चे थे, ये इन 20s थे। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतनी आपकी यानी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब वही सवाल, व्हाई डिड यू एंटर द बर्गर बिजनेस? मैं तो ना करूँ। असल में स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ, मैंने MBA किया और तहा ने मुझे मशवरा दिया कि तुम जॉब करो ताकि वहाँ से कुछ सीख के आओ। तो जहाँ मैंने जॉब की वहाँ जो है वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करते थे, वो करते हैं अभी भी। और वहाँ मेरा बड़ा वास्ता पड़ा, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैं इधर उधर जाता था, कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता था, अमेरिका से इंपोर्ट भी करते थे हम। तो वहाँ से मेरा एक एक्सपीरियंस जनरेट हो गया था रेस्टोरेंट फील्ड का। और उधर से जो तहा ने बताया कि वहाँ से एक पार्टनर को इन किया था, उनका इंतकाल हो गया, इमरान नाम था उनका। तो उन्होंने जो है उसमें हमें काफ़ी हेल्प की और हम लोगों ने जो है किचन डेवलप करने की हमारे अंदर एबिलिटी आ गई थी। तहा को बचपन से शौक़ था कुकिंग का, हमेशा था। मैं तो सोचता भी था कि भाई क्यों पकाता है ये। अच्छा शौक था। I love to cook myself. तो तहा को बहुत शौक़ था। तो वन फाइन डे हम लोगों ने सोचा कि यार बर्गर्स में काफ़ी गैप लगता है, और उस ज़माने में बाहर से चेन्स आ भी रही थी, जॉनी रॉकेट्स, बर्गर किंग, उसी ज़माने में बिल्कुल एंटर हो रही थी, फैट बर्गर। हमने कहा हमारी आवाम को कुछ चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ फेयर प्राइस। तो उधर से हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स को भी स्टडी किया और वहाँ से सीखना शुरू किया, थोड़ा यूट्यूब भी किया। उसके बाद फिर हम दुबई चले गए। दुबई जाके हमने कुछ शो एक्सपो वगैरह उनके अटेंड किए, वहाँ कुछ तहा शेफ़ से मिला, उधर से उनसे एडवाइसेस ली। तो यहाँ से मेरे ख्याल से तहा आपको अच्छा बताएंगे क्या हुआ। यार शुरू तो थोड़ा और मैं डिटेल चला जाता हूँ। तो मैं अपने फादर के बिज़नेस में साथ था, और वो फादर का बिज़नेस जो है वो वाज ऑन अ डिक्लाइन, और मेरी नई शादी भी हुई थी। लाइन ऑफ वर्क क्या था? ये वाज ऑटो पार्ट्स। ठीक। तो वहाँ पे कुछ फादर का बिज़नेस डिक्लाइन पे था, तो मैं थोड़ा फारिग होने लग गया था। तो उस वक्त जब खिज़र कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में काम कर रहा था, तो जाहिर बात है मुझे वो कीड़ा मेरा उछल रहा था कि यार खाना पकाना आता है तो कुछ करते हैं। तो बस बर्गर्स का उस वक्त मुझे गैप लग रहा था मार्केट में, और थैंक्स टू मैकडॉनल्ड्स उन्होंने मस्टर्ड का फ्लेवर 12-13 साल लगा के लोगों का डेवलप कर दिया था पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्गर्स में, मैंने कोई 6 महीने हमने प्रैक्टिस की है बर्गर्स पे सिर्फ, और मर्चेंडाइजिंग, ब्रांडिंग, मतलब हमने कोई भी जो है ना चीज़ छोड़ी नहीं थी, हर चीज़ पे काम किया था। आपने फॉर्मल लॉन्च किया, लाइक जिस तरह मुझे ये ब्रांच नज़र आ रही है? नो, नॉट लाइक दिस। इट वाज अ वेरी स्मॉल टेक अवे आउटलेट
एंड अब वो रही नहीं, क्योंकि अब हम बड़ी बड़ी आउटलेट्स बना रहे जाहिर है, हैं। बहुत अक्ल आ छोटी- गई। हमने बड़ी गलतियाँ की हैं उसमें। हमने छोटी सी सीखनी है। ब्रांच बनाई थी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने छोटी सी ब्रांच बनाई थी, एक टेक अवे जॉइंट था, और उसमें हमने जो भी काम किए थे उसमें हम सीख ही रहे थे। हाँ, तो इसी वजह से हमने वो ब्रांच बंद करके फिर दूसरी ब्रांच बनाई। ऐसा ही होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ छोटा स्टार्ट करो, सीखना सारा उसमें मिलता है, क्योंकि जो गलतियां बड़े पैसे से क्यों करते हो, छोटे से करो। होता ऐसे था कि मैं जॉब से आता था और कैश पे आके खड़ा हो जाता था। मेहनत शुरू में की है, उसमें तो लाजमी है, पैरों में दर्द हो रहा होता था रात में। तो 4-6 महीने मैंने जो है जॉब के साथ जो है बर्गर लैब में काम किया, और ताहा फुल टाइम देखते थे। तो उसमें जो है हमारा ऐसे ही रहता था कि हम लोग पूरे वक्त बस बर्गर लैब में ही लगे रहते थे। मैं कैश पे खड़ा होता था, और रास्ते से मैं मेट्रो से सप्लाई चेन खरीदता हुआ ला रहा होता था गाड़ी में डाल के, क्योंकि वेंडर वगैरह का तो पता नहीं था कुछ भी। हाँ, खीरे, कुछ चीज़ें वहाँ से लेटस। पकड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई चेन भी बन रही होती थी। और हमारा जो पूरी इन्वेंट्री होती थी, वो एक लड़का होता था, हमारे पास अभी भी है, अली ख़ान। वो जो है रजिस्टर में लिखता था कि हमारे पास सर आज ये चीज़ें, और अब कल हमने ये चीज़ें इनकी ऑर्डर करनी है। तो जब मैं कैश पे होता था तो मैं कस्टमर से फीडबैक बहुत लेता था, और ताहा पीछे किचन में होते थे, मैं ताहा को बता रहा होता था कि यार ये फलाना चीज़ कस्टमर को समझ में नहीं आई। जैसे बड़े मज़े की बात है, उस ज़माने में लोगों को बेकन समझ में नहीं आया था। हाँ, वो सारे समझते हैं हराम वाला बेकन। बेकन एक हाँ, मीट का एक- कट होता है, एक कट होता है। एग्जैक्टली। तो वो बहस भी होती थी, और लोगों को समझ में नहीं आता, कहते क्या कच्चा कच्चा दे दिया आपने। तो अच्छा, टर्की बेकन था, नहीं बीफ बीफ बेकन। बर्गर, ठीक। जिस बंदे को दिया है, जो बंदे को दिया है ना, उसने पहले ये पूछा है यार ये बेकन है, ये हलाल है। तो ताहा ने फिर उसको चेंज किया पेपरोनी से, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो इस तरह हम जो है वो इवॉल्व करते गए, और हम बेहतर से बेहतर होते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी बर्गर आर लैब स्टिल के इम्प्रूविंग। इंसेप्शन के 6 महीने बाद तक रेसिपीज़ में चेंजेस लाते रहे, क्योंकि वी थॉट के यार कुछ चीज़ें फीडबैक पे हम चेंज करते रहे। एंड ऑल दो पहले 6 महीने लगाए थे, लेकिन वो 6 महीने आपस में लगाए थे, दोस्तों को खिला दिया, आपस में खिला दिया, तो वो फीडबैक उतना ज़बरदस्त नहीं होता। वो फेक होती है, Exactly. वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। Yes, द सही रियल फीडबैक होती है कस्टमर की, जो पैसा दे के खाता है ना और अपनी बार बार आता है, तो देन यू नो कि यार वो चीज़ हिट हो गई है। सही बात। मुफ्त का तो कोई भी खा लेगा, पानी बड़े मजे का है। मुफ्त क्या है ना। तो उस वक्त मज़ा भी काम करने का बहुत आता था, क्योंकि जब रियल फीडबैक मिलता था, और उस वक्त ही उस पर एक्शन लेके सेकंड डे से उसमें कुछ चेंजेस करके, और वो जो लॉयल कस्टमर्स होते थे ना, क्योंकि हम रोज़ाना खड़े होते थे ना, रोज़ाना किचन में पका रहे होते थे, तो रोज़ाना खड़े होने की वजह से जो लॉयल कस्टमर, जो रिटर्निंग कस्टमर्स होते थे, उनसे फीडबैक लेने में वो बहुत मज़ा आता था। उस ज़माने में जब हम खुद ब्रांच पे खड़े होते थे, तो एक इंटरेक्शन कस्टमर के साथ होती थी, तो वो लोग जो है हमसे जुड़ गए थे कि वो ताहा खिज़र वहाँ मौजूद होंगे, तो यू नो गपशप होगी। बहुत अरसे तक तो बातें दूसरी भी आउटलेट्स होती पे थी। भी जाके लोग बोल देते थे, नाम लेते थे, हम ताहा को जानते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम तो ताहा को जानते हैं या खिज़र को जानते हैं, तो इस तरह से रहता था। उनकी बन जाती है ना। खैर हमारे दोस्तों ने भी बड़ा मदद किया, लोग हमारे साथ खड़े होके बड़ी हेल्प करते थे। शुरू में कज़न्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी बड़ी पब्लिसिटी की, सही हेल्प हुआ। तो व्हाट इज़ योर यूएसपी, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? बर्गर तो हर जगह मिल जाता है। यार यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, एक तो आप कह सकते हो कि हमारे स्मैश बर्गर्स हैं, वो आज तक लोगों को समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं पता, मुझे समझा दें तो इनको। हमने कोशिश करी, हमने वीडियोस बनाई, आज लिखते हैं, समझाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो ट्रेंड अभी लोगों को समझ नहीं आया। थोड़ा कुछ डिफेंस वगैरह के लोग समझ जाते हैं, लेकिन जनरली पाकिस्तान में लोगों को अभी स्मैश बर्गर के बारे में उतना नहीं पता है। समझा दें ना। स्मैश बर्गर बेसिकली यार बीफ, रॉ बीफ होता है हमारे पास, उसकी हमने एक गोला बनाया होता है, हॉट ग्रिडल होती है, हॉट प्लेट कहते हैं जिसको, हम उस पर रखते हैं और उसी को वहीं पे स्मैश कर देते हैं। वो होता क्या है कि वो बीफ जो है वो चिपक जाता है नीचे। अब वो जो चिपक जाता है उसको हम फिजिक्स में कहते हैं या क्या Caramelized। कहते हैं, कार्मलाइज्ड हो जाती है, और वो मायार्ड इफेक्ट उसको कहते हैं। वो ब्राउनिंग उसकी शुरू हो जाती है, उसमें जो शुगर्स होते हैं वो सब होता है, वो ब्राउनिंग शुरू, फिर उसको हम छोड़ते नहीं है, उसको स्क्रैप ऑफ करते हैं। तो जब उसको स्क्रैप ऑफ करते हैं, वो जो सारी वो जो कैरमलाइज हुआ होता है ना, वो गुडनेस सारी की सारी उसके साथ फ्लिप करते हैं तो साथ आ जाती है। वो ही हमारे बीफ का फ्लेवर है, क्योंकि हम कोई ज़्यादा उसमें एडिशन नहीं करते हैं, सिर्फ सॉल्ट, पेपर एंड मस्टर्ड, दैट्स इट, ऊपर से टॉपिंग। असल में आपने यूएसपी का पूछा, हमारी जो यूएसपी है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस। अब एट ये नॉट चीपर, एट अ फेयर प्राइस। अच्छा, फेयर इज द राइट वर्ड। फेयर बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक बर्गर लगा हुआ है जो 350 का,
मुझे पता है कि अगर मैकडॉनल्ड बेच रहा है तो 750 से 850 का बेच रहा हो, मे बी उसमें वो फ्राइज हूँ, आप भी बीच में इसमें टोटियाज हैं। हाँ नहीं खैर फ्राइज यानी साइड ठीक है, 500 का हो गया, ठीक है, ड्रिंक शिंक लगा के, यू आर स्टिल 33% चीपर देन देम। दैट मीन्स कि आपने अपने आप को 33% एट डिसेबिलिटी डिसएडवांटेज कर दिया कंपेयर टू देम। आप उनके साथ compete कैसे करोगे? सो आर यू ट्राइंग टू से कि उनका घटिया है और आपका बेहतर है? देखिए, वी आर नॉट एग्जैक्टली कम्पीटिंग विद मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स इज एन एक्सपीरियंस। रॉन्ग आंसर। ठीक है। रॉन्ग आंसर। क्यों? आप में आपके बर्गर में इतना फेथ नहीं है दैट यू से हाँ मेरा बेहतर है? नहीं, हमारा बेहतर है, वही मैं आपको बताने लगा उनको था। बताओ ना। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैकडोनल्ड्स लोग जाते हैं फ़न के लिए, ठीक है, बच्चे जिद करते हैं, वहाँ टॉय मिल जाएगा, उधर आइसक्रीम मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, तो एक वहाँ उनका प्ले एरिया होता है। हमारा जो मेन एक्सपीरियंस है वो हमारे बर्गर से, तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा बर्गर इज़ ऑब्वियसली बेटर देन दैट। अच्छा खाना है इनके पास आओ, अगर उसका जो आपके बचपन से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या एक चीज़ आपके अंदर ड्रिल की हुई है कि मैकडॉनल्ड्स, उसको अगर ओबे करना है, उसकी तर्स मिटानी है, तो फिर मेरे हिसाब से कोई एक बंदा भी मैंने आज तक नहीं देखा जो बोले यार मैकडॉनल्ड्स का बर्गर इज अमेजिंग। हाँ, वो गत्ता है, वो लिटरली मशीन का गत्ता है। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बस काम चलाओ, खाया लिया निकल गया, ये वाला होता है। हमारा बर्गर इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, मतलब प्रोडक्ट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। ठीक है। मैकडॉनल्ड्स इज रेस्टोरेंट इज एन एक्सपीरियंस। तारीफ इनकी खत्म हो गई, अब मुझे बताएं सबक पे हौसला कैसे पड़ा कि दूसरी खोलें? डिफिकल्ट पहले से ही सोचा हुआ था। अच्छा, प्लान था भाई एक तो विजन ही यही था, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो ताहा ने मुझे यही कहा था कि अब बस आ जाओ, अब बस, जो मेरे पार्टनर भी थे साथ, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि एक दफ़ा अब आ रहे हो जॉब छोड़ के बिजनेस में, तो बस पीछे मुड़ के देख। जॉब कब छोड़ी? वो स्टार्ट होने से कितना अर्सा? 4 to 5 months बाद। 45 मंथ्स। प्रॉफिटेबल कब हो गया? व्हेन डिड यू थिंक यार हम बस day 1 से प्रॉफिटेबल। माशाल्लाह। दूसरी ब्रांच कब खोली? आफ्टर अ ईयर। उसकी कॉस्ट क्या थी? वो हमने बनाई थी 38 lakhs की बनाई थी, 45 की बाद में पड़ गई थी क्योंकि उसमें भी कुछ मिस्टेक्स। उसकी फंडिंग कहाँ से आई? पहले हमने ये जमा किया किए कि 1-1.5 साल तक हमने निकाले नहीं थे, और उसके बाद फिर हमने हाँ इधर से ही हमने जमा किए थे, थोड़े से और ऐड किए थे अपने फादर से पैसे, और उससे बनाया था। यार 12 महीने तक 1 रुपया भी प्रॉफिट घर नहीं ले पहली ब्रांच ने फंड किया वास्ट मेजॉरिटी। दैट्स हाउ यू डू इट। अगर आप पहले दिन से पैसे घर ले जाना शुरू करोगे ना, तो फिर वो बिजनेस जो है ना नहीं आगे जाएगा, आपने जमा करना है वहीं से। लेकिन 1.5 साल तक कुछ निकाला नहीं था। तीसरी ब्रांच कब खोली? तीसरी ब्रांच वाज द फ्रेंचाइज। तो दूसरे के बाद आपने सोचा फ्रेंचाइज खोल देते हैं, Yep. राइट? उस वक्त क्या चार्ज किया? व्हाट वाज द मॉडल? उस फ्रेंचाइजी को क्या लगाया एंड वाई क्राइटेरिया क्या था कि उसको फ्रेंचाइज देते हैं? हम लोगों को क्योंकि तेज़ी के साथ ग्रो करना था, तो हमने रियलाइज़ किया कि हम अगर अपनी बनाते रहेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने सोचा हम इसको फ्रेंचाइज़ करेंगे ताकि हम जल्दी पूरे पाकिस्तान में फैल सकें, और जो हमारा एम है कि हम इंटरनेशनल जाएं, तो वो हमारा जल्दी फुलफ़िल हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पटरी पे हैं। वो तो इनको, सॉरी मैं अभी काटने, वो तो मैं इनको पुश करता रहता हूँ, अपना बिजनेस है तो उसको फ्रेंचाइज करो, राइट? बिजनेस में आना है तो फ्रेंचाइज लो, दोनों साइड पे फ़ायदा है। अपना बिजनेस है तो ग्रोथ आ जाती है, बिजनेस सीखना है तो फ्रेंचाइज लो, उसमें सारी गलतियाँ, उसमें सारे जो अधूरेपन है वो इन्होंने पूरे कर दिए होते हैं, राइट? SOPs, इंग्रेडिएंट्स, रेसिपीज़, कौन सी चलती है कौन सी नहीं चलती, सारी जिम्मेदारी इनकी नहीं, जिसका भी आप लेते हो उनसे आ जाती है। आप कुछ कहने वाले? अच्छी एडवाइसेस भी मिल जाती हैं ना, तो मुझे अर्ली ऑन मुझे किसी ने एडवाइस कर दी थी कि अपनी SOPs पहले ही लिख लो। तो इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स मैंने सब कुछ राइट डाउन किया हुआ था कि क्या चीज़ कैसे होना चाहिए। ऑब्वियसली वो इवॉल्व होती गई, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती गई, लेकिन वो जो SOPs लिख लेनी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब फ्रेंचाइज देने जाओगे ना, तो आप किसी को फ्रेंचाइज ऐसे नहीं दोगे कि मैं आगे खड़ा हो जाऊँगा, मैं बताऊँगा कैसे करना है। आपने उसको एक मैनुअल पकड़ाना होगा, बोलना ऐसे ही करना है वरना मैं चलने नहीं दूँगा। अगर ऐसे नहीं करोगे तो मेरा नाम ख़राब होगा। तो ये आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखना पड़ती है फ्रेंचाइजी के बाद। यस, ट्रू। जो पहली फ्रेंचाइज खोली और आज जो फ्रेंचाइजें दे रहे हो, आर द टर्म्स एंड कंडीशंस द सेम, या आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ तब्दील किया? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और कुछ चेंजेस भी लाए। पहले में गलतियाँ क्या की? पहले में हमने थोड़ा बहुत फ्रेंचाइजी के ऊपर ऑपरेशंस छोड़े थे, तो उसमें कुछ इश्यूज आए थे क्वालिटी के,
तो फिर हमने ये डिसाइड किया फ्रॉम दैट डे टिल टुडे हम ऑपरेशंस ऑफ फ्रेंचाइजीज के खुद देखते हैं। क्या मतलब? हमारी पूरे पाकिस्तान में टीम एक ही ऑपरेशंस की। ये तो वो इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करता और है, रन आप करते हो? हम ऑपरेशंस रन करते हैं। सीरियसली? लेट मी टेल यू वन लेकिन मोर, फाइनेंस एंड वो सब हम रन नहीं करते। वी डोंट लुक आफ्टर द फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन डोंट रन द फाइनेंस? मतलब वो अपना जो भी कैश इन हो रहा है, तो इन्वेंट्री का जो बिल पेमेंट करनी है या अपने फाइनेंसेस देखने हैं, वो अपने मैनेजर के थ्रू वो देख रहा अच्छा, होगा। ठीक। वी लुक आफ्टर द ऑपरेशंस, वी फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एरिया मैनेजर, chain. ऑपरेशन मैनेजर जो जाके चेकअप्स रखते हैं, जो जाके ट्रेनिंग्स देते हैं और जो हायरिंग करके देते हैं, वो सब कुछ करके दे देते हैं, लेकिन वहाँ खड़े नहीं होते। मतलब हमारा हर शहर में, जैसे कराची में हमारे 3 एरिया मैनेजर्स हैं, तो उनकी ब्रांचेस बटी हुई हैं, वो उस फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमने हमारा जो हेड ऑफिस है, हम उसको कहते भी सपोर्ट सेंटर है। तो वी आर देयर टू सपोर्ट द फ्रेंचाइजीज़ के हमने उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं, खुसूसन ऑपरेशनली। और सेल्स जो है वो भी हम ही पुश कर रहे होते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, मार्केटिंग में। मैं Marketing खुद हमारा ट्रेनिंग अपना लेता हूँ खुद का फेसबुक से, खुद वीकली मुझे सिंगापुर से कॉल आती है, खुद ही मैं पूरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी देखता हूँ। हमारा अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें मैं और ता खुद उसको जो है रन करते हैं। ब्रांड मैनेजर भी होते हैं, डिज़ाइनर्स भी होते हैं। एट व्हाट पॉइंट आप समझते हो कि हमें अक्ल आ गई कि नहीं यार सारी गलतियां हमारी खत्म हो गई हैं? कौन सी फ्रेंचाइज पे? अभी तो है, अभी तो नहीं, अभी भी अभी सीखने तो जा रहे हो? गलती अभी सीखना है। ऐसे जब जिस दिन आपने ये बोल दिया कि बस हो गया यार, मुझे सब आ गया, क्या वो मैं फिलोसॉफिकली समझता हूँ, बट आई जेन्युइनली मीन दूसरी तीसरी पे होगा नहीं यार ये गलतियाँ हम लाइक वास्ट मेजॉरिटी गलतियाँ कब आपने मिटाई? मेरे ख्याल से मुझे 11th-12th के बाद जो है समझ में आया है कि कुछ चीज़ों को 3 गलतियाँ बताएं जो आपने की। आई डोंट वांट देम टू डू इट। फूड कॉस्ट हमारी हाई हो गई थी, फूड कॉस्ट को हमने जो यानी है रिवर्स करना शुरू किया। आपने मार्केट में एक टैक्टिक लाया कि इतना चीप बेचूंगा कि दूसरे को दूसरा नहीं बेच पाएगा, लेकिन बाद में हुआ ये कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतनी हाई थी कि आप उस पर कुछ कमा ही नहीं रहे थे। प्राइसिंग पे अगेन मैं हमेशा कहता हूँ प्राइसिंग पे आपने कभी कम्पीट नहीं करना, हर कोई चीप हो Quality सकता पे करना है। है। यू मस्ट हैव समथिंग एल्स जो आपकी यूनिक पॉइंट है। ठीक हो गया। पोर्शंस तो नहीं बड़े कर दिए थे? नहीं पोर्शंस हमने बल्कि हम कभी भी पोर्शन पे वो नहीं करते कि पोर्शन कम कर दो, ये सब कम कर दो। इस तरह की कोई गलती चीज़ जो की थी वो ये की थी कि हम प्राइस कम रखी हुई थी और कॉस्ट हमारी ज़्यादा थी। प्राइस सेंसिटिव को कभी नहीं बेचना, वो पहला लेसन। बेसिकली वो ये इस वजह से था क्योंकि हम इंडस्ट्री में नए थे, हमें नहीं पता था कि यार 30% या 35% होना चाहिए फूड कॉस्ट। हम 45-50% पे थे, 55% पे थे। ये मेरा अगला सवाल था आफ्टर द 2 गलतियाँ, ठीक है, कि इसमें मार्जिन क्या होता है? बर्गर वाले बिजनेस में मार्जिन क्या होता है? ग्रोस बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ अराउंड 55-50%। दैट इज़ कि अगर बंदा अपना रेस्टोरेंट खोले उसको सिर्फ एक ही चलानी है। देखिए उसको रॉयल्टी पे करनी होती है 6%। नहीं मैं आपकी फ्रेंचाइज की नहीं बात कर रहा। एक मेरा भाई है, उसको एक रेस्टोरेंट खोलना, रेस्टोरेंट खोलना है अपना 3 बर्गर वाला, उसको एक चिकन। ग्रॉस प्रॉफिट इज अराउंड 50-55%। ग्रोस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नेट यार हर बंदे का अपना अपना खर्चा होता है। ये कम से कम यार 900 स्क्वायर फुट की होगी, पीछे किचन पता नहीं कितना होगा, हर बंदे की वेरी वेरी करती है। आपको मैं पुश करता हूँ कि कियोस्क से शुरू करो, फूड ट्रक से शुरू करो, तो हर बंदे का डिफरेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन ग्रोथ सबका बराबर होता है। जब एक और भी है, जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आपकी बाइंग पावर आ जाती है, लेकिन भाई बड़े होके आपके फिर एरिया मैनेजर्स के भी खर्चे होते हैं जो आपके नहीं है। व्हेन डिड यू हायर योर फर्स्ट एरिया मैनेजर? आफ्टर द सेकंड ब्रांच। तो स्ट्रक्चर कैसा है? इट्स यू टू एट द टॉप, फिर दरमियान में नहीं, आई एम द CEO, Taha is the head of recipes and I'm more like everywhere. आप रिसर्च करते हो, देखते रहते हो कि चीज़ अच्छी more है। into research and development। ठीक। तो और मैं मैनेजरियल साइड हूँ। हमारा इस तरह से है, CEO के अंडर फिर फाइनेंस हेड, ऑपरेशनल हेड, सप्लाई चेन हेड, ये आपका ये एक बच्चा है, ये 2 में जा रहा है, 2 उसको ब्रांचें खोलनी है। आई वांट टू लर्न द लेमेस्ट फॉर्म कि यार कब किसको हायर करना चाहिए। उस वक्त आपके पास सिर्फ एक जो है एक मैनेजर होना चाहिए जो कि दोनों ब्रांचेस को देख रहा हो, और दोनों ब्रांचेस पे रेस्टोरेंट मैनेजर्स होंगे, उनके अपने शिफ्ट मैनेजर्स होंगे, और फिर उनके अंडर जो है कैशियर और फिर क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और राइडर्स आ जाते हैं। मैनेजर को हायर करने का टैक्टिक क्या होता है? टिप दे दें। शुड यू हायर अ मैनेजर जो फायर हो चुका किसी जगह से?
रेफरेंस चेक करना चाहिए कि नहीं? रेफरेंस चेक करने हम लोग नॉर्मली जो है उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसके फादर क्या करते हैं, भाई क्या करता है, ये अब लाजमी तौर पे चेक करते हैं। क्यों? इसमें कभी कभार कुछ ऐसे बैकग्राउंड से लोग आते हैं जो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये आगे जाके तंग कर सकते हैं। जैसे कोई अगर पुलिस में होता है तो उसमें थोड़ा सा एक थ्रेट होता है कि वो आके तंग करेंगे कि भाई बस मुझे काम नहीं करना, लाओ मेरी तनख्वाह दो, भले नोटिस पीरियड सर्व करूं या ना करूं। हुआ ऐसे? इस तरह की चीज़ें हाँ हुई हैं। फिर एक दफ़ा मतलब इस तरह का होता है कि जब भी आप फिर किसी को अगर आपको ले ऑफ करना होता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो आराम से नहीं जाते। हाँ, भले वो हाँ नोटिस पीरियड का भी हैं फिर भी नहीं, भले कुछ लोग तो चोरी करने के बाद भी आपसे फटे पे आ जाते हैं कि भाई नहीं। लॉबिंग से बचें। लॉबिंग होएगी अगर आप एक ही घर के फैमिली के एक लड़के रख रहे हैं, लॉबिंग हो जाएगी। एक को फायर करेंगे बाकी सारे बिगड़ जाएंगे, ठीक है, बदला लेंगे। ये हुआ है हमारे साथ। तो डोंट डू दैट। व्हाट एल्स? और एल्स अबाउट रिक्रूटमेंट में ये इनको सिखाएं ना। आई एम पिकिंग योर ब्रेन। आपके जितने भी गुण हैं इनको सिखाने हैं। रिक्रूटमेंट में आपने बंदे को देखना होता है कि वो कितना आगे बढ़ना चाहता है। मैं हमेशा ऐसे लोग हायर करना चाहता हूँ जो लोग आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे यहाँ अजय हैं, अजय इज़ विद मी सिंस द फर्स्ट ब्रांच और वो यहाँ भी आज काम कर रहा है। तो ही इज़ वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी। अब्दुल कादिर हैं हमारे साथ, ये भी 4-5 साल से हमारे साथ हैं। He was a branch manager, now he's the He is operations also manager. very motivated. He wants to go forward. He wants to become something in his life. And even मैंने इनसे जो है आज से 2-3 साल पहले ही पूछ लिया था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इसने मुझे कहा था कि मैं ऑपरेशनल हेड बनना चाहता हूँ। तो उसी आज ये ऑपरेशन हेड हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। कहना ये चाह रहे हैं कि बजाय कि इन पोजीशंस के लिए बाहर से बंदा लेके आएं, टॉप डाउन, अंदर जो बंदा जीरो से शुरू है उसको अपग्रेड करें अगर उसकी काबिलियत है। अगर उसकी काबिलियत है, नॉट एवरीबॉडी हैज दैट एम्बिशन। देखिए वो रास्ते में आपके पास 1-2 लोग ट्रेंड बाहर से मार्केट के कोई ऐसे आएंगे जो आपको कुछ नया सिखा के चले जाएंगे। हमारे क्रू मेंबर्स ऐसे हैं जो आज एरिया मैनेजर्स हैं। और अभी पूरा का पूरा इस्लामाबाद, मैंने एक अली नागरी हैं हमारे पास, सलीम हैं, उन पे लाहौर और इस्लामाबाद मैंने छोड़ा हुआ है। माशाल्लाह कोई कंप्लेन ही नहीं है माशाल्लाह। कमिंग टू योर मेन्यू, आपके ये बर्गर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इनमें टोटल वैरायटी कितनी है? अभी ये 9 है। 9। कितनी देर बाद आप तब्दील करते हैं बर्गर या एडिशन डालते हैं मेन्यू में? यार वैसे तो कैंपेनिंग होती है, हर 3 महीने में कुछ आ रहा होता है, लेकिन अब हम कुछ नए आइडियाज सोच रहे हैं जिसमें हर महीने हम कुछ नया ट्राई करें। वो तो ये ब्रांच होगी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जी, इनोवेटिव किचन का यही आइडिया। बर्गर लैब है ना, आपको बर्गर लैब भी है और फिर उसका इनोवेटिव किचन, यानी यहाँ पे ऊट पटांग सारी यहाँ पेट खराब करना है, यहाँ पे आना। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा कि हम लोग अक्सर 3-4 महीने बाद कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। कभी शिकागो फ्राइज़, कभी एनिमल फ्राइज़, कभी क्वाड्रा बर्गर, कभी डॉपलर। बट डज दैट मीन एक चीज़ उतारते भी हैं? हाँ, 45 डेज़ तक तहा का हमेशा से एक रूल है कि 45 डेज़ तक रखो और उसके बाद उसको एज अ लिमिटेड टाइम ऑफर लेकर आओ और उसका फुल जूस निकालो। और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड में हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल एक हमारा बर्गर है फायर हाउस, उसको नहीं उतार सकते। उसको तो नहीं उतार सकते। उसके अगेंस्ट हम कुछ और बर्गर तो 45 डेज के लिए लेके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने कौन सा किया था बर्गर, अभी शिकागो मेल्ट किया था। शिकागो मेल्ट के नाम से एक हमने बर्गर किया था, उसके अंदर वो मोज़रेला चीज़ और पेपरोनीज और वो खिचड़ा है और वो सब किया था। 45 डेज के बाद मुझे अंदर उसकी होती है नहीं, वो जो वो it was more like a sort of a pizza style burger था। हाँ, वो हमने किया था 45 डेज के बाद हमने उसको निकाली, क्योंकि हमारे जो स्टार प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, वी डोंट वांट टू किल देम। ऑफ कोर्स। और वो चलते हैं और लोग वो खाते हैं, पसंद करते हैं। और ये इनोवेशन जो है ना, मतलब कुछ इनोवेशन ऐसी होती है कि मार्केट कहती है भाई ये तो रहना ही चाहिए, वो आपको एहसास हो जाएगा। जैसे ये डायनामाइट बर्गर जो है हम लोग कोविड में लाए थे और इसने हमें कोविड में बहुत हेल्प की, तो उसके बाद फिर ये परमानेंट बन गया हमारे मेन्यू का पार्ट। कोविड का पूछने वाला था, डिड इट अफेक्ट यू बैडली? इसका मैं आपको बताता हूँ। कोविड का ऐसा हुआ, जो मॉल आउटलेट्स थी वो तो बेचारी लॉस में चले गई, वहाँ बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन जो हमारी स्टैंड अलोन आउटलेट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह टेक अवे और डिलीवरी उनकी इतनी उठ गई, क्योंकि दूसरी आपकी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, तो हमें स्पिल ओवर काफ़ी मिला। तो ये वाली आउटलेट्स हमारी प्रॉफिटेबल काफ़ी हो गई थी, बट स्टिल कुछ चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल पंजाब में तो 24/7 डाइनिंग वो टेक अवे और डिलीवरी था, लेकिन कराची में उन्होंने सिर्फ 5 बजे तक टेक अवे डिलीवरी, तो उस वक्त तो हम लॉस में ही थे।
जब उन्होंने 24 आवर्स किया तो फिर हम लॉस से निकले। खैर दैट वाज अ टफ टाइम, जब पहला हमारा लॉकडाउन लगा तो बस वी वर गोइंग विद द फ्लो। हम डे टू डे बस मैनेज कर रहे थे कि किसी तरह हम अपने स्टाफ को बचा लें, लोगों की सैलरीज बचा लें, किसी ना किसी तरह हमारा बस रेस्क्यू चल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आउट ऑफ दैट। आई होप फूड पैंडा रेकमेंड करेंगे कि अपने रेस्टोरेंट में लगाएं, अपने बर्गर जॉइंट में लगाएं। देखिए डिपेंड करता है, इफ़ यू नीड देयर सेल, उनका अपना एक क्लाइंटल है और बहुत बड़ा क्लाइंटल है उनका, बट दे कम अप विद वेरी हाई कॉस्ट, वेरी हाई कमीशन एज वेल एट द सेम टाइम। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको नीड है तो आप ज़रूर लगाएं, अगर आपको नीड नहीं है तो आप नहीं लगाएं। आप लोग यूज़ करते हैं? शुरू से ना हम शुरू use करें, करते क्योंकि शुरू से अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी खुद की जो सेल होगी ना, एक ब्रांड की अपनी जो सेल है वो जो है वो कैनिबलाइज हो जाएगी। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपकी अपनी डिलीवरी सेल उनकी डिलीवरी सेल से कैनिबलाइज ना हो, आपको उनसे इंक्रीमेंटल बिजनेस मिल रहा हो। ठीक। आपका तो 26 लाख का खुला था 8 years ago। आज मुझे बच्चों को फॉरगेट द प्रेमिस, क्योंकि वो तो हर बंदे के इलाके इलाके की होती है, छोटा सा किचन, छोटा सा 3 बर्गर का जॉइंट उन्होंने खोलना है। यार अगर करना चाहें तो मेरे ख्याल में अभी भी 30 लाख में हो जाएगा। 45 नहीं यार, वो हम जो सारी चीज़ें लगाते हैं उनको थोड़ी लगाने की ज़रूरत है शुरू से। देखिए मैं आपको कहूँगा, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिल्कुल छोटा सा करना है। मैं अगर आप सब कुछ हो सकता है, बैठना भी नहीं है नहीं हाँ। अगर आप क्रेज़ी मेहनत करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप शेरशाह जाएं। शेरशाह एक यहाँ मार्केट है, पहले वहाँ बड़े इंपोर्टेड फ्रायर्स वगैरह आते थे, लेकिन यू हैव टू बी रियली स्मार्ट कि आप सही चीज़ उठाएं सस्ते में। आपको 3 लाख का फ्रायर वहाँ 40,000 में मिल जाएगा माशाल्लाह। सेकंड हैंड है, सेकेंड हैंड आपको फ्रायर मिल जाएगा, उसके अंदर आप ओरिजिनल पार्ट्स भी लगवा सकते हैं, लेकिन यू नीड द राइट टेक्नीशियंस फॉर देम। मुझे बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कहीं कहीं मेरे छक्के भी लगे हैं कि मैंने सही चीज़ें उठा ली हैं और वो आज तक चल गई। थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करने के लिए लोग कर सकते हैं। जैसे 40,000 का फ्रायर अगर 6 महीने निकाल गया और उनका ब्रांड चल गया तो फिर वो नया भी ले लेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये तजर्बे से आ रही है। तो किचन बन जाएगा, 10 लाख में भी बन जाएगा, शुरू में 10 लाख में भी शुरू हो जाएगा। शुरू में हमारा एक बहुत अच्छा तुक्का लगा अल्लाह के उससे कि हमने शेरशाह से सामान उठाया और वो सारा सही रहा और बहुत अच्छा चलता रहा। मेरे ख्याल से वो जो हॉट प्लेट थी वो आज तक हमें वैसी मिली हॉट नहीं। प्लेट का पूछने वाला, हॉट प्लेट कितने की मिलती है? हॉट प्लेट नॉर्मली चाइना की तो आई थिंक 1-1.5 लाख की 1 मिलती लाख के है। अंदर भी मिल जाती है, सस्ती भी मिल अगर आप जाती है। महंगे पे 50,000 जाएंगे तो की आपको मिल 25 लाख की भी मिलेगी। 50,000 की भी मिल जाएगी यूज्ड। कोई यूज्ड चीज़ें बहुत मिल रही हैं मार्केट में, बहुत रेस्टोरेंट रोज बंद होते हैं। और इन चीज़ों में क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी हेल्प चाहिए, आपके किसी भी क्लाइंट को हेल्प चाहिए, मैं हाजिर हूँ। कोई मेरे क्लाइंट थोड़ी है, मेरे छोटे भाई हैं, बहनें हैं। आप मेरे भी छोटे भाई हैं, बहनें हैं, और मैं आप लोगों को फुल टाइम सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। कोई फिक्र करने वाली क्या बात तो नहीं मैं बता रहा हूँ, डे 1 500 कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नहीं, मुझे तो अपने मुल्क के लिए करना है। मैसेजेस कर लेना है, मैसेजेस के रिप्लाई आसान नहीं नहीं, आप मुझे भेजें। आप व्हाट्सएप में इनका लगाने वाला हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो व्हाट्सएप है इनको लगानी है। इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे। 2 बजे मैं चाहता हूँ रात के करेंगे। आज़ाद भाई, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योर्स बने, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो और पैसा बाहर से हमारे मुल्क में आए इंशाल्लाह। अच्छा, 27 ब्रांचेस के साथ डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ ब्रांड? यस। ब्रांड क्या होता है? व्हेन डू यू थिंक अ बंदा ब्रांड बन जाता है? जब लोग ये ना बोलें कि हम बर्गर खाने जा रहे हैं, जब लोग ये बोलें कि हम बर्गर लैब खाने जा रहे हैं। या आपका बर्गर, ये जो फायर स्टॉर्म आपने बात की, सॉरी डायनामाइट फायर हाउस एक्सेट्रा, हाँ, बिग मैक खाने जा रहे हैं, ठीक है, फिले ऑफ फिश खा रहे हैं यार, मैकडॉनल्ड्स का ना वो स्ट्रॉबेरी शेक पीने जा रहे हैं। व्हेन दे स्टार्ट एसोसिएटिंग विद योर ब्रांड, तब आप ब्रांड है। मेरी एक दुकान है, वो है जी आज़ाद बर्गर, बस, राइट? लेकिन आप आज़ाद बर्गर खाने जा रहे हैं तो व्हाट इज़ द वैल्यू डिफरेंस? एक मैंने बेचनी है, पहले तो एम आज़ाद बर्गर है, उसको यार वो बर्गर वाले से जा रहे हैं, राइट? एंड नाउ देर कॉलिंग मी बाय माई नेम। एक ही जॉइंट है मेरी वैल्यू में एक, ये 10 लाख की है, एम बर्गर वाला, इसकी क्या वैल्यू होगी? अब मैंने बेचनी है, मुझे इसकी वैल्यूएशन चाहिए। हम जब आपका नाम लेना शुरू कर देते हैं तो आपका तब बढ़ जाती है, एक्विटी आपकी बढ़ जाती है ना। बाय हाउ मच? बहुत, आप करोड़ों में चले जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपका ब्रांड वर्थ आपकी बढ़ जाए, आगे जाके आप उसको पब्लिक लिमिटेड भी कर सकते हैं।
आप अपनी IPO इशू कर सकते हैं। तो आपका पब्लिक जाने का प्लान है या बस इंटरनेशनल वैशनल? नहीं, पब्लिक जाने का प्लान हमारा आगे जाके होगा। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से डॉक्यूमेंटेशंस करनी होती हैं, वो हमारा इन फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि उससे भी आपको ग्रोथ के बहुत चांसेस मिलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल तो हमारा कंफर्म प्लान है। इंटरनेशनल में सिर्फ हमारा ये नहीं है कि अभी हम दुबई वगैरह के थ्रू जाएं, अभी हमारा प्लान ये है कि हम अमेरिका से स्टार्ट करें, क्योंकि अमेरिका का रीज़न ये है कि जैसे कराची में बड़ा मशहूर है कि डिफेंस से ब्रांड बनता है, तो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ ब्रांड अमेरिका से बनता है और फिर अमेरिका से वो पूरे दुनिया में फैल जाता है। जैसे उनका ब्रांड शेक शैक है, स्मैश बर्गर है, फाइव गाइज है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, अब इस तरफ ऐसे आते जा रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे अरबियों के पास, तो उन्होंने नई घास नहीं डाली। दैट इज एन अमेजिंग स्ट्रेटजी ना। आप में से कौन जा रहा है वहाँ पे? वो हम जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ रहें, हम 6 महीने रहेंगे, हम वापस आ जाएंगे। स्ट्रक्चर, स्टाफ वगैरह हम सेट करके आ जाएंगे, हम आते जाते रहेंगे। ये तो कहीं किसी भी कंट्री में होगा। हमारे लिए अब ये टेंशन नहीं है कि अगर हम आपके कश्मीर में भी खोल दें इंशाल्लाह बर्गर लैब, तो रियली आपने इतना कॉन्फिडेंस आ गया इन रिक्रूटमेंट कि भाई नहीं, हायर द राइट पीपल तो चीज़ चला देंगे, हो जाती है। एंड डू नॉट हायर फैमिली मेम्बर्स। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं, फैमिली के साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। टेक बिजनेस एज बिजनेस और अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको अलग रखें। हाउ डू यू सी योर कंपेटिटर्स जो बर्गर वाली इंडस्ट्री में है पाकिस्तान में? हाँ, हाउ डू यू ट्रीट देम? यार कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। एक अगर हम अपने कंपेटिटर्स के बारे में सोचने लग जाएंगे ना, तो हमारी अपनी जो कुछ कोर वैल्यूज़ हैं ना, उससे हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। हमारी कोर वैल्यूज़ हैं यार, हमने अपना इनोवेशन करनी है, अपना प्रोडक्ट की हमने जो एक बात सोची हुई है कि एक फेयर प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, तो हम अपने काम में खुद बिजी रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कंपटीशन को एक हद तक देखना चाहिए कि यार कंपटीशन कहीं आपसे बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, तो अगर वो कर रहा है और आप भी कर सकते हो तो सही है, कुछ चीज़ें आप उससे ले सकते हो, लेकिन नॉट एवरीथिंग। और आप कंपटीशन में जब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी है 0 to 1। वो बंदा बताता है, पीटर थियल, आपने जानते होंगे मेरे ख्याल में, सुना हुआ। खैर, पीटर थियल जो है वो कहता है कि यार एक चीज़ होती है कंपटीशन, एक चीज़ होती है मोनोपोली। वो कहता है मोनोपोली बनाओ, कंपटीशन नहीं बनो, कंपटीशन में मत जाओ। अब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन क्या है कि यार आईफोन बन रहा है, मैं आईफोन जैसा दूसरा आईफोन लेके आ गया हूँ, कोई मिंट लेमिनेट बेच रहा है, मैं भी मिंट लेमिनेट स्ट्रेटजी वाली बात भी है ना। तो वो मोनोपोली जब बनाओगे ना तो तुमको ये टेंशन नहीं होगी। जब कंपटीशन में जाओगे ना तो हर वक्त चिक चिक पिक पिक, ये रेड ओशन में नहीं कूदना। ठीक, आपने क्या बताई थी? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है, उसका क्या मतलब है? उसमें ये होता है कि अगर आप एक ब्लू ओशन होता है, एक रेड ओशन होता है। रेड ओशन में जो है सब एक दूसरे से प्राइस वॉर्स कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, अच्छा इसने 100 रुपये का बेचा, मैं 90 रुपये का बेचूंगा। ब्लू ओशन में यू कम आउट विद सच एन आइडिया, यू डू समथिंग सो आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि लोग आपकी उस आइडिया की वजह से आपको परचेज़ करें, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस या आपके किसी कंपेटिटर से ये बेहतर है या इस तरह करके। आपका जो है आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोग उस आइडिया की वजह से आपको परचेज़ करें। वो ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स में जो है एप्पल जो है सबसे पहले ये टच स्क्रीन्स लाया और ब्लू ओशन क्रिएट कर दिया उसने। हालांकि रेड ओशन था, सोनी भी था, एरिक्सन और पता नहीं कौन कौन थे, नोकिया था, सब अपने मोबाइल्स बेच रहे थे। ब्लू ओशन क्रिएट कर दिया जाता है। एक ही इंडस्ट्री में आप अपना आइडिया, अपना सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐसा लाते हैं कि आप ब्लू ओशन। मेरे ख्याल से 50,000 के फ़ोन में आईफोन से ज़्यादा फीचर्स होते हैं। यस, और वो लड़ रहे हैं नीचे, सारे ब्रांड्स नीचे लड़ रहे हैं। लेकिन आईफोन 15% मार्केट का ओनर है, बट इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। लोग ये जो मार्केट है ना बर्गर वाली, मैं समझता हूँ कि सैचुरेटेड हो गई है। मतलब कि जितने रेस्टोरेंट्स की डिमांड है ना बर्गर खाने वाली, उससे ज़्यादा हो गई है। इसमें इनोवेशन क्या करोगे? 4 बर्गर से 5 कर दोगे? या इज़ देयर, अब भी आप समझते हो कि एक तबका है जो अभी बर्गर नहीं खाता, हमने उसको कन्वर्ट करना है। वो हो सकता है कि जी वो दाल रोटी का हिला हुआ है, और या हो सकता है कि वो इतना फाइन डाइनिंग है ना कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम जाके बर्गर खाएं। इसमें एक छोटी सी मेरी रिसर्च है, मेरी पर्सनल रिसर्च है, मैंने कहीं से की नहीं है। यस, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप कह सकते हैं। मैकडोनल्ड्स आया 96 में आई थिंक, या 97 में।
तो उस ज़माने में जब मैंने भी, मुझे याद पड़ता है, बर्गर खाया था, मैंने कहा आह ये क्या है, वो मस्टर्ड का टेस्ट हमें समझ में ही नहीं आया। तो इट टुक देम 10 years, आई थिंक उनका कोई न्यूज़पेपर में आया भी था कि उनका ROI जो है वो 10 years में हुआ है। तो उनको 10 साल लगे लोगों को उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए। तो थैंक यू मैकडॉनल्ड्स फॉर दैट। तो मुश्किल काम मैकडॉनल्ड्स ने कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे खाता हूँ मैकडॉनल्ड्स, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने जो है वो काम कर दिया, वो 10 साल के लोग खाना शुरू हो गए, एक आपकी पीढ़ी बन गई, एरा बन गया एक, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तक समझ लें जो हमारी एजेस के लोग हैं ना 35 तक के, वो लोग अब बर्गर्स खाना शुरू हो गए। पहले 25 साल तक के लोग बर्गर्स खा रहे थे, उससे पहले बच्चे खा रहे थे, उससे पहले कोई। मैं समझता हूँ अब जो है मार्केट ऐसे ग्रो होगी कि जब हम लोग 45 के होंगे तो लोग 45 तक के लोग बर्गर्स खा रहे होंगे, उनकी ये डेवलप हो जाएगी। 90s में कोई बर्गर नहीं यानी कि मार्केट ग्रो हो रही है, ग्रो हो रही है एग्जैक्टली। अब और अभी growth है। अब जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब डिप आता है, इसमें डिप भी आता है बाय द वे। डिप ये आता है कि आपका 8-9 महीने का बिजनेस होता है, 3 महीने बिजनेस नहीं भी होता। कौन से महीने? मुहर्रम में डिप आता है आपका, ठीक है। रमजान? रमज़ान में जो डिप आता है वो डिफरेंट होता है, रमज़ान की ईद से रिकवरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुहर्रम में ऐसा डिप आता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है भाई लोग कहाँ गए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बारबेक्यू टुनाइट जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, आप कहेंगे यार ये तो फुल है, शायद हम फारिग हो, हमारा काम तमाम हो गया, और तो ऐसे ही हो जाते थे। लेकिन फिर वी रियलाइज्ड कि वहाँ तो वो फैमिलीज़, वो 50 साल के 40 साल के लोग बैठे हुए हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, वो नान फोड़ रहे हैं, वो कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, वो अभी उसी पे हैं। तो हाँ, देसी की मार्केट अभी भी बढ़ी है, निहारी और इन सारी चीज़ों की मार्केट अभी भी बढ़ी है। उन पे इतना इम्पैक्ट डिप का नहीं आता जितना हम पे आता है। हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाता है अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी हो। जब छुट्टियां आती हैं जून जुलाई की तो हमारी सेल उड़ जाती है। माशाल्लाह, समझ गए। विल टॉक अबाउट फ्रेंचाइजेस। शुरू में मैंने कुछ छेड़ा था, आपके फ्रेंचाइजेस कितने हैं, फ्रेंचाइजीज़ कितने हैं और आपकी खुद की ओन्ड ब्रांचेस कितनी हैं? यार अब 6 हमारी अपनी है और बाकी 28 में से जो बचती हैं वो सारी जो है 22। ऐसा कोई फ्रेंचाइजी है जिसकी एक से ज़ायद हो आपके साथ? जी है, एक से ज़ायद हैं ऐसे बंदे? ऐसे 3 फ्रेंचाइजी, 3 फ्रेंचाइजी हैं जिनकी एक से ज़्यादा है, 4 भी हैं। भाई इतनी आपको लगता है? नहीं दैट मीन्स यू डूइंग समथिंग राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखें, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सब कुछ हरा हरा है, बहुत सारी टेंशनें भी आती हैं। अब जैसे एक फ्रेंचाइजी के पास है, मॉल में आउटलेट है उसका तो बैंड अभी एक फ्रेंचाइजी है, वो पहले मॉल से कमा रहा था, अब वो बेचारा मॉल से नहीं कमा पा रहा है, वो स्टैंड अलोन से कमा रहा है। एक फ्रेंचाइजी है उसकी ये इसी तरह है कि मतलब जिसकी 4 हैं, उसकी अगर 2 मॉल्स में तो वो मॉल में फंस गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुना है कि डाइन इन खुल रहा है और कराची में भी खुल गया है, तो नाउ इट्स पिकिंग अप। मॉल्स में एक अच्छी बात ये होती है कि मॉल से आपको एक स्टेबल सेल मिलती है, आपको लाना नहीं पड़ता कस्टमर को, कस्टमर ऑलरेडी मॉल के अंदर होता है, फुटफॉल होता है ना वहाँ। yes, तो वहाँ हमें ये फ़ायदा होता था कि हम स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेबल प्रॉफिट भी आ रहा होता था। इसी वजह से काफ़ी लोगों ने, फ्रेंचाइजीज़ ने हमसे मॉल आउटलेट्स ली। लेकिन अभी ये सिनेरियो है कि डिलीवरी और टेक अवे हमारा ज़्यादा चल रहा है और वो जब लॉकडाउन लगता है तो स्पिल ओवर भी मिल जाता है, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक चीज़ मैं और कहूँगा, क्योंकि इन आज़ाद भाई ने मुझसे बोला है कि आप लोगों को सिखाना भी है, आप लोग अपनी ऐप ज़रूर लाएं, अपनी ऐप, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं समझता था कि अगर हम अपनी ऐप लाएंगे कौन डाउनलोड करेगा, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। आई वाज रॉन्ग। इंसेंटिव क्या दिया? ऐप पे हम लोग डाउनलोड करने पे लोगों को वाउचर्स देते हैं, उधर ज़्यादा अच्छी ऑफर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू डाइन इन एंड टेक अवे, तो उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो आप ऐप, आपका ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फूड पांडा आपसे 24-26% ले जाता है, यस। आप क्या करो, अपनी ऐप पे 10% दे दो। अच्छा 10% ना दो, उसके बदले कोई चीज़ दे दो। मैं मिसाल देता हूँ, यार फूड पांडा, उसको तो नहीं पता जो लेने वाला है कि यार फूड पांडा 26% ले रहा है। आप अपना बजट में देखो कि मैं अगर सिर्फ 10% का क्या एडेड वैल्यू दे सकता हूँ। मेरे से ले रहे हो ना डिज़र्ट फ्री, मेरी ऐप से लोगे तो डिज़र्ट फ्री, ठीक है। दिस इज़, आपने भी अपनी इम्प्लीमेंट करनी है। और आप भी जो देख रहे हो, इफ़ यू रनिंग फूड आउटलेट्स, वो क्या यार 10% भी नहीं लगता, डिज़र्ट बिल्कुल सस्ता होता है। हम शेक डे करते हैं, हमारा वेडनेसडे को शेक डे होता है, उसमें हर बर्गर के साथ शेक फ्री। लेकिन वो तो वो तो फूड पांडा को भी है।
नहीं, फूड पैंडा पे नहीं होता वो। अच्छा, वो सिर्फ आपकी ऐप पे? हमारी है। ऐप पे भी होता है, वैसे टेक अवे डाइन इन पे भी होता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है। हमारी फूड पैंडा की डील्स डिफरेंट होती हैं। हाँ, ये करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, Differentiate करनी है। कोई वजह देनी पड़ेगी कि वो आपकी ऐप डाउनलोड करें। फूड पैंडा आपको कैशबैक भी देता है, तो वो मतलब आपको सपोर्ट करता है कि मतलब डिस्काउंट शेयरिंग करता है, तो वो सेल आपकी उठाता है। तो फूड पैंडा एट सम पॉइंट आपको सपोर्ट भी कर देता है कुछ ब्रांचेस पे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसके नेगेटिव हैं, उसके पॉजिटिव्स भी हैं। आपको कुछ ब्रांचेस में फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस है या जो अच्छी मार्केट्स हैं जहाँ लोग ऐप के यूज टू हो चुके हैं, तो यू नीड फूड पैंडा ओवर देयर। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए कि आप उधर फूड पैंडा ना लगाएं। आपको उन आउटलेट्स पे फूड पैंडा चाहिए होता है क्योंकि लोग यूज टू हो चुके हैं फूड पैंडा के, तो आप उस मार्केट को मिस भी नहीं करना चाहते। हाँ, जाहिर है, वरना वो सेल आनी सिर्फ फूड पैंडा से है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, हमने बोला फ्रेंचाइजीज की हम मार्केटिंग करते हैं। एक बंदा बर्गर कैसे बेचता है? उसको कितने मस्के लगा सकते हो टू से यार बर्गर खा? यार बहुत सारे तरीके तो बहुत सारे हैं। तस्वीर ही बर्गर की जो होती है ना, वही बिकनी है, ठीक है। वो तस्वीर लेने के तरीके होते हैं। अब हमारे पास हम अच्छा फोटोग्राफर हायर कर लेते हैं। आजकल जो चीज़ चल रही है ना, वो लाइफस्टाइल फोटोग्राफी है, और ये मैं खुलेआम बता रहा हूँ, लाइफस्टाइल फोटोग्राफी इज वेरी गुड। व्हाट डज दैट मीन? मुझे नहीं पता। फोटोग्राफी जैसे हम लोग बैठे हुए बर्गर खा रहे हैं, उसमें क्या है, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, बर्गर हाथ में पकड़ के ऐसे ही तस्वीर लगाई हुई, डे लाइट में, हाथ भी नजर लाइट में, यानी सिनेरियो जाली ना लगे कि जी ये पेड एक्टर बर्गर है। असल नजर आ रहा हो। फवाद, क्या नाम है, फवाद हसन बैठा हुआ है और कोई ओबाजी एक्टर जो उसको पता है बस उन्होंने गट्ठे करके किए हुए हैं और 2-4 बच्चे किराए पे लिए हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप कोई सेलिब्रिटी हायर कर लें। हमने बड़ी सेलिब्रिटीज़ को हायर किया और हमने प्रमोट करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी बहुत एक्विटी में उसमें फ़ायदा हो जाता है, सेल में उससे कोई ख़ास बूस्ट नहीं मिलता। आप अगर किसी को हायर कर रहे हैं तो कोई अगर फूड इन्फ्लुएंसर है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हाँ, उससे आप थोड़ा इन्फ्लुएंस करा सकते हैं। जिसकी यार वसीम अकरम अगर बर्गर की मार्केटिंग कर रहे हैं तो वसीम अकरम और बर्गर का कोई मेल नहीं है। अगर कोई फूड ब्लॉगर है, बहुत मशहूर है, कोई उसकी फॉलोइंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, दैट इज द की। एड्स लगाएं, फेसबुक को लिखें कि भाई मुझे ट्रेनिंग चाहिए, वरना ट्रेनिंग का कोर्स करें। एंड यू नीड टू स्टे अपडेटेड विद फेसबुक में अगर मैं 3 महीने ट्रेनिंग नहीं लूँगा तो मैं ऑब्सोलीट हो जाऊँगा, मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फेसबुक हर वक्त इवॉल्व भी करता रहता है, उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक की ये बात है, तब भी इश्तिहार लगाइएगा जब पीपल आर हंग्री। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन 11:15 से 2 बजे। हाँ, लेकिन आज़ाद भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अब बूस्ट नहीं करेंगे ना तो नॉर्मल पोस्ट की इतनी रीच मिलती नहीं। बूस्ट कभी ना करिएगा, नेवर डू पोस्ट, वो सबसे महंगी होती है। एक्चुअल CPM पे एड्स लगाया करिएगा। आई एम गिविंग यू दैट टिप। मेरा ठीक ठाक, मैं एड्स मैनेजर से करता हूँ। बूस्ट नहीं करनी, एक्चुअली इश्तिहार लगाना है उसका CPM बेस्ड व्यूज़ के ऊपर, इनको सिखाना है। सो लेट्स गेट बैक टू योर फाइनल, जो आपकी जो क्या कहते हैं फ्रेंचाइजेज हैं, यू ऑफर फ्रेंचाइजिंग मॉडल। इनको भी मैं कहता हूँ कि अगर अपना है तो उसको फ्रेंचाइजेज निकालो, उसकी ग्रोथ आएगी, बाइंग पावर आपकी बढ़ेगी, एक्सेट्रा। आप कितनी चार्ज करते हैं फॉर वन ऑफ योर ओन फ्रेंचाइजेस? 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन, 35 लाख रुपए। उसमें क्या मिलता है? डेकोरेशन मिलती है? नहीं, उसमें लाइसेंस, सिर्फ लाइसेंस। अगले को कितना खर्चना पड़ता है टू डेकोरेट अ शॉप ऑन योर स्टैंडर्ड्स? इतना ऐसा किचन होना चाहिए। 1.2 करोड़ हो गया है। 1.25 तक चला जाता है। 1.25, तो आपका तकरीबन 1.5 करोड़ कम से कम लगना ही है। हाँ, 1.5 से 2.5 आउटलेट मिनिमम कितनी बोलते हैं आप? 1000 से 1500 स्क्वायर फीट। रेस्टोरेंट ही हुए ना आप, बर्गर जॉइंट, तब वही कैजुअल वाली हुई बात। फास्ट कैजुअल। समबडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू, वो कौन से डिटेल पे? वही जो वो नंबर वेबसाइट में हमारे जाएं, वहाँ फॉर्म फिल करें और हमारा फ्रेंचाइजी कोऑर्डिनेटर आपसे कांटेक्ट करेगा। वो डिटेल मैंने लगा दिया, बस ठीक। अच्छा, ये फ्रेंचाइज देने वाले हैं, मैं ही बता देता हूँ। अगर आप फ्रेंचाइज किसी को देने वाले हैं या आप फ्रेंचाइज देने वाले बन गए हो, देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ तबका जिसको आपने कभी भी फ्रेंचाइज नहीं देनी। डू यू एग्री विद दिस? सारे ला दीजिएगा, ठीक है। पुलिस वाले, एनीबडी जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, लॉयर्स, वडेरे, बदमाश, तरखा बंदा, समबडी लाइक दैट। उसमें क्या होता है कि बाद में वो बदमाशी कर सकते हैं,
वो आपके मेन्यू में रद्दो बदल लाएंगे, आपका स्टैंडर्ड गिरा देंगे। जब आप उनको कुछ कहने के लिए आएंगे वो कहेंगे ना से तुम भागो यहाँ से। सो इनसे मैं कहूँगा कि दूर रहें। और हर जो अपना होता है अपना क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी, उसको वो आगे तो गिर नहीं पड़ता, पहले रिश्ते पे गिर नहीं पड़ते जिस तरह, इस तरह पहले फ्रेंचाइजी पे गिर नहीं पड़ते। आपकी लंबी उनके साथ रिलेशनशिप होनी है, उनको परखना है। 3 थिंग्स जो उनकी तरफ, मैंने तो एक लिस्ट बता दी जिनको नहीं देना, 3 और कदम जिनको करने चाहिए व्हेन देयर एक्चुअली। फर्स्ट थिंग, आपकी मैनुअल SOPs लिखी हुई होना चाहिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद द फ्रेंचाइजी। राइट। सेकंड, व्हाट डू यू थिंक? मैं थोड़ा सा सवाल समझा नहीं था। अच्छा, जब ये फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो हाँ, 3 अच्छा, कदम, हाँ, उनकी परख, उनको परखना कैसे है, उनकी जांच पड़ताल कैसे करनी है? अच्छा, कि जांच पड़ताल हाँ, होगी, अच्छा। हाँ। अच्छा, फ्रेंचाइजी की जांच पड़ताल किस तरह करनी है? देखिए, फ्रेंचाइजी की जांच पड़ताल इस तरह होती है, पहले तो आप उनसे जो फॉर्म फिल करते हैं उससे उनकी इन्वेस्टमेंट आइडिया हो जाता है, उनका ऑक्यूपेशन के बारे में पता लग जाता है, उनकी एज पता लग जाती है, फिर वो बंदा कहाँ रहता है, कहाँ जॉब करता है, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये चीज़ों को समझेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझेगा कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ब्रांड को समझेगा, एक ब्रांड को समझेगा, यानी सिर्फ पैसा लेके नहीं आ गया। एग्जैक्टली। और जो हमारे साथ आता है पहले उसका हमारे लोग इंटरव्यू करते हैं, पहले वो पास करते हैं, एक फाइनल इंटरव्यू हमारे साथ भी होता है, उनका मुलाकात भी होती है, उसमें हम परखते हैं कि बंदा डिसेंट है या नहीं। जो डिसेंट नहीं होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो बस एमी आ रहे हैं, कुछ लोग टॉय भी बना लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो मारने के लिए, मेरा रेस्टोरेंट है, तो वो अमीरजादे, हाँ, तो वो अमीरजादियाँ उनको भी मैंने देखा कैफे, अब्बू मुझे कैफे चाहिए, मेरी सहेलियों को उन्होंने शौकी मानी है कि मेरी कैफे है। तो इट इज़ टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोई भी आपको कमा के नहीं दे सकता, जो सही बात है। आपने अपना एफर्ट तो पुट इन करना है। हाँ, हम ऑपरेशंस अब देख रहे हैं, मार्केटिंग भी देख रहे हैं, बट स्टिल यू नीड टू लुक इनटू योर फाइनेंसेस, यू नीड टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हमारा जो सपोर्ट सेंटर है आपको इसमें सपोर्ट कर रहा होता है कि आपको अपने एक्सपेंसेस क्या रखने चाहिए इन ऑर्डर टू टेक आउट सम प्रॉफिट। ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपको भी देनी पड़ेगी। एक मैं मुनफरद से सवाल पूछने वाला हूँ, ये फ्रेंचाइज लेने जा रहे हैं, इनको क्या 3 चीज़ें देखनी चाहिए? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन बिफोर मैं आपकी इंडिविजुअल एक एडवाइस मांगूंगा। 3 चीज़ें, एक तो ये देखें कि वो ब्रांड के अंदर कोई पावर है, दूसरी चीज़ ये है कि वो ब्रांड ग्रोथ पे है या वो ग्रो हो चुका है। ठीक है, अगर ग्रोथ पे है तो येस, गो विद इट, क्योंकि जो चीज़ ग्रोथ पे होती है वो एक्सपैंड हो रही होती है और उसमें मतलब आप भी उसके साथ ग्रो करोगे। यानी कि अगर आपने एक ली थी तो साथ साथ आप, हो सकता है आप एक के बाद दूसरी भी ले सको। सही है, एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी, मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट आज़ाद भाई हो तो पॉइंट ये है कि भाई आप पहले ख़ुद खाएं बर्गर लैब, आपको पसंद आ गया तो फिर आप अगले को भी पसंद करा सकोगे। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंचाइज। यानी यू शुड बी अ यूज़र ऑफ दैट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। अगर आपको मज़े का लग रहा है, आप समझते हैं कि यार ऐसा प्रोडक्ट कोई इस प्राइस में या विद सच, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। देखें, बर्गर लैब इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप बर्गर लैब का पूरा मेन्यू छाप भी देंगे ना और वो बर्गर लैब नहीं लिखा होगा ऊपर, तो प्रॉबेबली लोग नहीं खाने आएंगे, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ फीलिंग, इट्स लाइक अ ह्यूमन एक्सपीरियंस है। बर्गर लैब इज़ अ ह्यूमन, आप उसको एक इंसान की तरह ले सकते हैं। जब आप आईफोन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है? स्टीव जॉब्स, ब्रांड है। एग्जैक्टली। ठीक है मिलियनेरो, आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो यहाँ पे। मैंने बहुत कुछ सीखा है, जेन्युइनली हैव लर्नड। आप कुछ शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, हमने पसे पर्दा बहुत सारी बातें की हैं। मैं बर्गर इनके, मैंने आज़ाद बर्गर नहीं खोल रहा, बट मुझे मज़ा आता है। आई लव डूइंग दिस। जो मैं आपको बहाना मेरा होता है, मैं आपको सिखा रहा, पाकिस्तान को ऊपर लेके आ रहा हूँ, असल में मैं खुद सीख रहा होता हूँ। ओके, डू यू गाइस हैव वन लास्ट एडवाइस इनके लिए? यार मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी बिज़नेस कमाने का, पैसे कमाने की मतलब का एनीथिंग, यार 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप अपना लाइफस्टाइल सही रखो। अगर आपका कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई उठने का टाइम नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, मतलब आप अपने आप का ख्याल नहीं रखते, अपनी कदर करो, अपनी कदर नहीं करते ना आप, तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। छोटा मोटा कुछ कर लोगे, बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी कदर कोई नहीं करेगा। मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी कि मेरा हमेशा से एक तरीका रहा है कि मैं अपनी पहले पूरी रिसर्च करता हूँ जो भी करने जा रहा होता हूँ।
उसके बाद फिर मैं अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा इमेजिन करता हूँ कि ये फ़लाना प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में ला रहा हूँ तो वो क्या कस्टमर खाएगा या नहीं खाएगा, तो आई ट्राई टू इमेजिन दैट। उसके बाद फिर वी बाबा का नाम लेता तो देन वी गो विद द गट फीलिंग कि ये चीज़ चलेगी या नहीं। दैट्स गट इट। फीलिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं कि ओवर रिसर्च आप करने लग जाएं, लेकिन यू डू योर रिसर्च एंड देन इमेजिन कि क्या ये चीज़ चलेगी। उसको थोड़ा इमेजिन, उस सर्कमस्टांसिस में, उस एटमॉस्फेयर में इमेजिन करो उस चीज़ को कि वो होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर अपनी गट फीलिंग पे जाओ एंड देन डू इट। बहुत सारे लोग एनालिसिस पैरालिसिस पे फंस जाते हैं, सोचते सोचते ही वो कहीं पहुंचते नहीं है, ठीक है, यू नेवर गेट एनीवेयर। जब इन्होंने कहा ना, जब वहाँ पे आंखें बंद करता हूँ मैं, कहने में सो जाता हूँ। राइट नाउ तीनों को नींद आई है, मैं लेट आया हूँ। इनका बहुत बहुत थैंक यू कि यानी इन्होंने इसरार किया कि खाएं। मैं कहा नहीं यार, पहले इस वीडियो को कैप्चर करते हैं, 10 फिर सोचेंगे। आज़ाद भाई को कौन सा खिलाएं, न्यूकर या फायर हाउस? सादे चिप्स। मुझे एनिमल फ्राइज चलेंगे, मुझे किसी ने न्यूक कर दिया, एनिमल फ्राइज तो चलने चाहिए। मुझे किसी ने न्यूक कर दिया। ओके, अल्लाह उनको हिदायत दे। जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। यू आर मास्टर्स एट व्हाट यू डू। अल्लाह हमें बहुत सारे इन जैसे और एंटरप्रेन्योर्स दें। अल्लाह आपको, जो द न्यूयॉर्क स्ट्रेटजी इज़ ब्रिलियंट। आप हमारे लिए भी दुआ करें। वो दरवाजे पे खटखटाते आएंगे अरब लोग, इंशाल्लाह। अरब क्या, पूरी दुनिया में फैलाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। वो बाद में बताएंगे वेयर इज दिस फ्रॉम, नहीं ये कैलिफोर्निया से, ये फलाना से, नहीं बाद में बताएंगे। इट इज फ्रॉम कराची। एग्जैक्टली, ये नहीं करेंगे बस कि हलाल तो हम वैसे भी होंगे, लेकिन ये नहीं कि हलाल है तो आके खा लो। नहीं भाई, हम ब्रांड आए, हम शेक शैक और फाइव गाइज वगैरह से लड़ेंगे। ऐसे कोई छोटे मोटे थोड़ी है कि सिर्फ हलाल कह के अपने लोगों को खिलाएंगे, गोरे को भी खिलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ाद चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। अब यार एक